नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डार्क हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की यह कहानी। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब एक परिवार घूमने के लिए जाता है तो उनके साथ एक हादसा होता है। तो ये कहानी मैं उस परिवार की नजरिए से आप लोगों को सुनाता हूं। उस परिवार में राजेश और उसकी पत्नी अपूर्वा, साथ में 2 बच्चे, बड़ी बेटी वर्षा और छोटे बेटे का नाम आरव था। और उनके साथ में ही पिताजी भी मारोल में ही रहते थे। मैं राजेश, हमारा परिवार मारोल में ही रहता है। भागदौड़ भरे इस समय में हमें साथ में रहने व घूमने का समय ही नहीं मिल पाता था। तब मैंने सोचा क्यों ना सभी लोग सोलापुर, जहाँ मेरी पुश्तैनी जगह है, पुश्तैनी घर है, तो कुछ दिनों की छुट्टियाँ क्यों ना साथ में बिताई जाए। हम सभी ने सोलापुर घूमने का प्रोग्राम बनाया। मारोल से सोलापुर का सफ़र करीब वहाँ से 1 दिन का सफ़र होगा। हम सभी घूमने के लिए अपने घर से सोलापुर जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग उस दिन बहुत खुश थे। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं, घर से सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। मेरी और अपूर्वा के बीच में बात चल रही थी। मैंने कहा, अपूर्वा, आज बहुत समय के बाद हम सब साथ घूमने जा रहे हैं। तभी अपूर्वा को रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। तो अपूर्वा कहती है, राजेश, गाड़ी रोकिए, हम सभी भगवान के दर्शन करते हुए चलते हैं। तब मैंने गाड़ी को मंदिर के पास ही रोका और सभी लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करके फिर हम सब ने अपना सफ़र शुरू किया। चलते हुए काफ़ी समय हो गया था और मेरे बेटे आरव को भूख भी लग रही थी। तो उसने मुझसे कहा, पापा, मुझे भूख लगी है, गाड़ी रोकिए ना। मैंने अपूर्वा से कहा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैंने गाड़ी को ढाबे पर रोका और सभी लोग ढाबे पर उतरते हैं। वहाँ पर खाना खाकर फिर हम सब दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब हम गाड़ी से चलते हुए हम सभी को काफ़ी समय हो गया था। शाम के करीब 5 बज गए थे और थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा था। वहाँ से सोलापुर 150 किलोमीटर दूर था और हम सभी लोग इतने लंबे समय से चलते हुए काफ़ी थक गए थे। तो मैंने अपूर्वा से कहा, अपूर्वा, सोलापुर के लिए जो नेशनल हाईवे है यह काफ़ी लंबा है और मैं सोलापुर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ। तो हम सब उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। नेशनल हाईवे का वह रास्ता काफ़ी दूर पड़ेगा। हम इस छोटे रास्ते से जल्दी पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम कुछ ही घंटों में पहुँच जाएंगे। तभी अपूर्वा कहती है, सुनिए जी, हमें किसी भी शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। उतने में ही पिताजी कहते हैं, बेटा, शॉर्टकट वाला रास्ता अच्छा नहीं होता। हम सभी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगे तो भी कोई बात नहीं। हमें सीधे उसी नेशनल हाईवे वाले मुख्य रास्ते से ही जाना चाहिए। तभी मैंने पिताजी से कहा, मैंने इस शॉर्टकट वाले रास्ते के बारे में काफ़ी सुना है। यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है और वहाँ चलते हुए ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी। उस रास्ते में बहुत कम लोग जाते हैं। मैंने पिताजी और अपूर्वा की बात को नज़रअंदाज कर दिया। मना करते हुए भी मैंने गाड़ी को उसी शॉर्टकट वाले हाईवे पर डाल दिया था। अब रास्ते से चलते हुए काफ़ी समय हो गया था और रात के 11 बज गए थे। मैंने अपूर्वा से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी चलाते हुए तो काफ़ी समय हो गया है और हम अभी तक इस बाईपास से निकले नहीं।
तभी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अब रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने की वजह से आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तभी मैंने गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तभी अपूर्वा कहती है, देखो गाड़ी बंद हो गई है, हम सब इस गाड़ी में ही बैठते हैं। तभी मैंने अपूर्वा को हिम्मत देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं उतर के देखता हूँ क्या हुआ है गाड़ी को, हो सकता है कोई छोटी सी खराबी आ गई हो। मैं गाड़ी से उतरकर गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी का रेडिएटर काफ़ी गर्म हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। अब सभी लोग कुछ समय तक वहाँ रुकते हैं और कुछ समय बाद गाड़ी को जब मैंने दोबारा चालू किया तो गाड़ी चालू हो जाती है। हम सभी लोग बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। हमें एक मोड़ मिलता है। गाड़ी जैसे ही उस मोड़ पर आती है तो गाड़ी में बजता हुआ म्यूजिक और आरव फ़ोन पर जो गाने सुन रहा था कि तभी उस मोड़ पर आकर मोबाइल और गाने दोनों बंद हो जाते हैं। तब आरव मुझसे कहता है, पापा देखो ना क्या हो गया है, मेरा फ़ोन अचानक बंद हो गया है। और मेरी बेटी वर्षा कहती है, पापा गाड़ी में बज रहे गाने भी अचानक बंद हो गए। तो मैंने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों हो सकता है नेटवर्क से बाहर होने की वजह से ये सब बंद हो गया हो। तभी आरव कहता है, पापा सभी चीज़ें एक साथ कैसे बंद हो सकती है, लेकिन मेरे फ़ोन में तो मैं गाने ऑफलाइन ही सुन रहा था, फिर मेरा फ़ोन कैसे बंद हो सकता है। इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं था और मैं इस बात से थोड़ा सा हैरान भी हो गया था। आखिरकार फ़ोन के नेटवर्क से फ़ोन बंद होने का क्या संबंध है। तभी थोड़ी देर के बाद गाड़ी चलते हुए आगे बढ़ती है तो उनके फ़ोन में दोबारा गाने और फ़ोन अपने आप चालू हो जाते हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उस रास्ते से जाते हुए एक आदमी हमारा पीछा करता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा था। मैंने सोचा हो सकता है वह शायद कोई लुटेरा होगा या कोई और, तो मैंने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दिया था, जिससे वह आदमी काफ़ी पीछे छूट गया था और हम आगे बढ़ने लगे। जब हम आगे चलने लगे थे तो अचानक न जाने कहां से वह बाइक सवार हमारी गाड़ी के सामने आ गया और उसने मेरी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगा दी और हम सभी को रोकने लगा। तभी वह हमसे बात करने लगा। वह कहता है, आप लोग कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वह आदमी अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तो इतने समय में मैंने अपनी गाड़ी को चालू किया और वहां से जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकल गया, जिससे वह बाइक सवार पीछे ही छूट गया। अब हम सभी जाते हुए काफ़ी थक गए थे और बार बार ये सोच रहे थे, अभी तक मुख्य सड़क की उस हाईवे तक हम सभी को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम सभी अभी तक उस हाईवे तक नहीं पहुंच पाए थे। तभी मेरी बेटी वर्षा ये देखती है कि बार बार गाड़ी एक ही जगह से गुजर रही है। तभी वह मुझसे कहती है, पापा गाड़ी 1 मिनट के लिए रोकिए। और वर्षा गाड़ी से बाहर उतरकर एक पेड़ पर निशान लगा देती है और वहां एक कपड़ा बांध देती है। फिर दोबारा गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर मैंने गाड़ी को दोबारा चालू किया और वहां से निकल गए। गाड़ी चलाते हुए मुझे 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे बाद वर्षा को दोबारा वही पेड़ और वही जगह दिखाई देती है और पेड़ पर लटका हुआ वह कपड़ा उसे दिखाई दे रहा था। तभी वर्षा गाड़ी रोकने के लिए कहती है,
मैंने गाड़ी रोकी और वर्षा मुझे वह कपड़ा दिखाने लगी और वह कहने लगी, पापा देखो, यह वही कपड़ा है जिसे मैंने पेड़ पर बांधा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम गोल गोल रास्ते पर ही घूम रहे हैं। तभी रास्ते में गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। बस अब सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। तभी वहां पर एक अचानक से आदमी आ जाता है और मुझसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी रात हो गई थी और सभी लोग उस घटना से काफी डर गए थे। तो मैं उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन बात करने की कोशिश करने लगा और वह मुझसे कहता है, क्या हुआ भाई साहब, इतनी रात में आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, सब ठीक तो है ना? तब मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब हमारी ये गाड़ी बंद हो गई है और हमें सोलापुर जाना है। तब वह आदमी कहता है, अरे भाई साहब, मैं एक मैकेनिक ही हूँ और मैं यहाँ पास के एक गांव से ही आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपकी गाड़ी खड़ी है तो हो सकता है आपसे पूछ लो, कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो। बस इसलिए आपके पास आकर आपसे पूछने लगा। तब मैंने कहा, भाई साहब हमारी गाड़ी अचानक बंद हो गई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी गाड़ी को देखिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। इतनी रात में कहीं रुकने की कोई जगह भी नहीं है और आसपास कोई लॉज भी दिखाई नहीं दे रहा। तब वह आदमी गाड़ी को देखने लगा और वह आदमी मुझे गाड़ी को चालू करने के लिए कहता है। जैसे ही मैं गाड़ी को चालू करने की कोशिश की तो गाड़ी दोबारा चालू हो जाती है। अब मैंने उस मैकेनिक को धन्यवाद कहा। तभी वह मैकेनिक कहता है, भाई साहब मुझे आगे गांव तक जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? तभी मैंने पिताजी की ओर देखा। तभी पिताजी कहते हैं, बेटा, हमें ऐसे सुनसान इलाके में किसी भी अनजान को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तभी वह मैकेनिक सुन लेता है तो वह मुझसे कहता है, भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। और वह मैकेनिक आगे बढ़ने लगता है। मैं थोड़ी देर रुककर सोचने लगा, उस मैकेनिक ने हमारी मदद की है तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। तभी मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी उसने हमारी गाड़ी ठीक की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसे आगे तक छोड़ दें। थोड़ी दूर की ही बात है। और इतना कहकर मैंने गाड़ी उस आदमी के पास लगाई और उस आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। अब चलते हुए मैं उस मैकेनिक से बात करने लगा। मैंने कहा, भाई साहब हमें यहाँ चलते हुए काफ़ी समय हो गया है और हमें यहाँ कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भटक गए हैं। तब वह मैकेनिक कहता है, यहीं पास में ही एक गांव है जो उस रोड से उतरते हुए एक कच्चा रास्ता पड़ता है। उस कच्चे रास्ते से होते हुए वह मुख्य सड़क की ओर मिलती है। उसी कच्चे रास्ते से मुख्य सड़क हाईवे तक के जा सकते हैं। मैं उसी गांव तक जा रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैंने उस आदमी से हाईवे पर घटी हुई उस घटना के बारे में बताने लगा। मैंने कहा, भाई साहब जब हम सभी लोग इस हाईवे से आ रहे थे तभी एक बाइक सवार बदमाश हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन किसी तरह हम सब उससे बचते हुए आगे आ गए थे। तभी वह मैकेनिक कहता है, अच्छा किया भाई साहब आपने जो गाड़ी को नहीं रोका। कहते हैं यह हाईवे छलावों का माना जाता है। यहाँ पर कई जगह आपको अतृप्त आत्माएं जो लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती और उन्हें मंजिल में पहुंचने से पहले ही मार देती है। तभी वह अचानक गाड़ी को बीच में ही रुकवाता है और कहता है, बस भाई साहब मुझे यहीं तक जाना है, आप लोग आगे जाइए। इसी रास्ते पर एक गांव पड़ेगा,
आपको उसी गांव से मुख्य सड़क पर उसी कच्चे रास्ते से आपको एक मेन हाईवे मिलेगा। और इतना कहकर वह मैकेनिक वहां से चला जाता है। अब हम सभी लोग आगे बढ़ने लगे थे। मैंने कुछ दूरी तक उस मैकेनिक के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी गांव दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलते हुए रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। तभी मैंने अपूर्वा से कहा, अपूर्वा, चलते हुए हम सभी को काफी समय हो गया है और उस मैकेनिक के बताए हुए रास्ते पर मुझे कोई भी गांव नहीं दिखा, तो क्यों ना आज की रात हम इसी ढाबे पर गुजार लेंगे। तब सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं और उस ढाबे की ओर जाने लगते हैं। अब सभी लोग उसी ढाबे पर पहुंचकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं। हम सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी आरव कहता है, चलो पापा, मैं सबकी एक फोटो लेता हूं। और वह सामने का कैमरा चालू करके हम सबकी फोटो लेने लगा। तभी इतने में आरव के दादाजी की नज़र फोन के कैमरे पर पड़ी और जैसे ही दादाजी ने उस कैमरे की तरफ देखा तो वह बहुत घबरा गए और वह हमसे कहने लगे, बेटा, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने कहा, पिताजी, इतनी रात में हम कहाँ भटकेंगे और रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। जब पिताजी ने मुझे कैमरे की वह फोटो दिखाई तब मैं उस कैमरे की फोटो को देखकर हैरान हो गया। मैंने देखा कि इस फोटो में हम 5 लोगों के सिवा और किसी की भी तस्वीर नहीं आ रही है। पिताजी और अपूर्वा बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे और फिर सभी लोग गाड़ी की तरफ भागने लगे। हम सभी लोग किस तरह गाड़ी में बैठकर और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके जल्दी से गाड़ी को निकाला। अब हम लोग गाड़ी चलाते हुए उस हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। गाड़ी चलाते चलाते मुझे काफ़ी समय हो गया था और आरव को टॉयलेट आई थी, तो आरव मुझसे कहता है, पापा, गाड़ी रोकिए ना प्लीज़, मुझे टॉयलेट जाना है। और तभी मैंने गाड़ी को रोका तो आरव गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने चला जाता है। आरव के दादाजी को आरव की फिक्र होती है। पिताजी भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आरव एक पेड़ के पास टॉयलेट करने लगता है। आरव जिस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर रहा था उसी पेड़ पर एक छलावा था जो उसे देख रहा था, और जैसे ही आरव उस पेड़ के नीचे आता है तो वह छलावा आरव को मार देता है। वह छलावा आरव का रूप लेकर आने लगता है। तभी पिताजी आवाज लगाते हुए बोलते हैं, बेटा, जल्दी करो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब पिताजी भी आरव को लेकर वापस गाड़ी में बैठते हैं और हम सब वहां से निकल जाते हैं। चलते हुए आरव कुछ अजीब सी बातें करने लगा था। आरव कहता है, पापा, हमें चलते हुए बहुत समय हो गया है, मुझे तो लगता है कि अब हम यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे और हम सब यहीं मारे जाएंगे। तभी मैंने आरव को डांटते हुए कहा, नालायक, क्या बोल रहे हो तुम? एक तो हम सब लोग इतने परेशान हैं और ऊपर से तुम ये सब बातें कर रहे हो। आरव चुप हो जाता है और मैं गाड़ी चलाने लगा। तभी गाड़ी चलाते हुए रास्ते में वही आदमी मिलता है जो हमारा पीछा कर रहा था। अब हम सब लोग उस आदमी को देखकर बहुत डर गए थे। मैं गाड़ी को तेजी से भगाने लगा, लेकिन इस तरह उस आदमी को फिर से पीछे छोड़ दिया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। इतना चलने के बावजूद भी हम उस जगह से निकल नहीं पा रहे थे। तभी उस रास्ते से चलते हुए एक आदमी दिखाई देता है। तभी उसे देखकर अपूर्वा कहती है, देखो, कोई जा रहा है, हम उससे रास्ता पूछ लेते हैं,
हो सकता है वो शायद कुछ हमारी मदद कर सके। तभी मैंने उस आदमी के पास गाड़ी को रोककर उस आदमी को आवाज़ लगाने लगा। पीछे से वह देखने में एक ग्रामीण लग रहा था, लेकिन वह ग्रामीण मेरी बात को सुने बिना चलते ही जा रहा था। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से उसे आवाज़ लगाई, भाई साहब हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम इस जगह में फंस गए हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? तब वह आदमी पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर हम सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। उस आदमी के चेहरे की सफ़ेद आंखें जो चमक रही थी और चेहरे पर कुछ हड्डियां दिखाई दे रही थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो हमें देखते हुए हंस रहा था, जिसे देखने पर वह बहुत खौफनाक लग रहा था। वह जोरों से हंसते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यहाँ जो भी आता है वह यहाँ से जिंदा नहीं लौटता। तभी मैंने वहां से तेजी से गाड़ी को चलाते हुए आगे निकल गया। रास्ते में पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने गाड़ी को जल्दी से रोका और पिताजी को गाड़ी से बाहर उतारकर एक पत्थर पर बैठाया और आरव को पिताजी के पास रुकने के लिए कहा। मैं गाड़ी में पानी लेने के लिए वापस चला गया। तभी आरव, जिसके अंदर वह छलावा था, वह दादाजी को मार देती है। जब तक मैं गाड़ी से पानी लेकर आया तब तक पिताजी की मौत हो चुकी थी। मैंने आरव से पूछा, क्या हुआ पिताजी को? तभी आरव कहता है, पता नहीं पापा, दादाजी को क्या हुआ? दादाजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं समझ गया था कि पिताजी की जान चली गई है। सभी लोग रोने लगते हैं। अपूर्वा कहती है, हम सभी को हिम्मत से काम लेना होगा, हमें पिताजी को गाड़ी में बिठाना होगा। तब हम सभी लोग आरव के दादाजी के शरीर को किसी तरह गाड़ी में बिठाते हैं और उन्हें बिठाकर हम गाड़ी से आगे चलने लगते हैं। आरव के दादाजी के शरीर में एक छलावे ने कब्जा कर लिया था। अचानक चलते हुए वह छलावा कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? यहाँ से कोई नहीं जा सकता। उस प्रेतात्मा की बात सुनकर सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। मैंने तुरंत ही गाड़ी को रोका और सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। तभी हमें वही आदमी मिलता है जो काफी समय से हमारा पीछा कर रहा था। वह आदमी कहता है, मैं तुम लोगों को कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये हाईवे छलावे और खतरनाक आत्माओं की जगह है और इस जगह पर कई लोगों के मरने की खबरें आती है। तब मैंने उस आदमी से कहा, आप कौन हैं और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तब वह आदमी कहता है, मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूं और यहीं पास में ही मेरी चौकी है। मैं तुम लोगों को कब से रोक रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे देखकर भाग रहे थे। मैं तुम सभी लोगों को आगाह करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन तुम सभी लोग मेरी बातों को सुने बगैर ही मुझे देखकर भागने लगे। इस हाईवे पर छलावा और प्रेतात्माएं रहती है जो लोगों का रूप लेकर उन्हें जाल में फंसाती है और उन्हें मार देती है। तभी वह इंस्पेक्टर गाड़ी की ओर देखने लगता है। मेरा ध्यान भी उसी गाड़ी की ओर पड़ता है। तभी सभी लोग उस गाड़ी में देखने लगते हैं और सभी लोग उस गाड़ी को देखकर डर जाते हैं। सभी लोग जैसे ही उस गाड़ी में देखते हैं तो गाड़ी में पिताजी की लाश नहीं थी। हम सभी लोग घबरा जाते हैं और हाईवे की सारी घटना उस इंस्पेक्टर को बताते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब हम सभी को पास के ही एक गांव में ले जाते हैं। उस गांव में ही एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के अंदर ही भगवान का मंदिर भी था। वह इंस्पेक्टर साहब वहीं रहता है। तभी इंस्पेक्टर साहब ने
सबको अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन आरव सबकी नज़रों से बचते हुए वह पुलिस स्टेशन के बाहर ही रुक जाता है और वह इंस्पेक्टर कहता है, यह हाईवे छलावों और प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। इस हाईवे पर कोई नहीं आता। जो भी यहाँ आता है वह मारा जाता है। पहले वह छलावा सबको अलग अलग करता है, उसके बाद वह छलावा एक एक करके अपने परिचित का रूप लेकर उन्हें मार देता है। जब आप लोग हाईवे पर आ रहे थे, मैं आप लोगों के पीछे आप सभी को बार बार आगाह करने की कोशिश कर रहा था कि इस रास्ते पर जाना मना है, लेकिन आप लोग मेरी बातों को सुने बगैर ही वहां से भाग गए। मैं आप लोगों को इस हाईवे पर घटी कुछ घटनाओं की रिपोर्ट दिखाता हूँ। फाइल में कुछ लोगों के नाम हैं। मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। यह एक परिवार है जो अचानक ही रहस्यमय तरीके से सड़क हादसे में मारे जाते हैं, और यह एक मैकेनिक है जो गाड़ी सुधारने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक गाड़ी से टकराकर इसकी मौत हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब ने जैसे ही मुझे फाइल में उस मैकेनिक की फ़ोटो दिखाई, जिसे देखकर मैं चौंक गया। तभी मुझे वही मैकेनिक जो मुझे रास्ते में मिला था, यह उसी की तस्वीर थी, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि वह मैकेनिक नहीं, वह एक छलावा था। और जैसे ही उस मैकेनिक की तस्वीर सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि जिस मैकेनिक को हम लोगों ने लिफ्ट दी थी वह कोई आदमी नहीं, वह एक छलावा था। तभी आरव दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है, पापा दरवाज़ा खोलो, हम सभी को घर जाना है। तभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो वह इंस्पेक्टर साहब मुझे दरवाज़ा खोलने से रोकने लगते हैं और वे कहते हैं, तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अगर बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, प्लीज़ सर, मुझे उसे वापस लाने के लिए बाहर जाना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब को बहुत मनाने के बाद किसी तरह इंस्पेक्टर साहब मुझे बाहर जाने देने के लिए मान जाते हैं। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो आरव बाहर खड़े होकर कहता है, चलो पापा घर चलते हैं, दादाजी घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आरव को बार बार अंदर आने के लिए कह रहा था, लेकिन आरव अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। तभी जैसे ही मैं आरव को लेने के लिए बाहर गया तो आरव कहता है, पापा चलो, दादाजी आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अचानक डरावनी आवाज़ के साथ आरव की बदली हुई आवाज़ में वह छलावा कहता है, अब तुम में से यहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, तुम सबको मरना होगा, तुम सबको मरना होगा। इतना सुनकर मैं समझ गया था कि आरव के अंदर वही छलावे की आत्मा है, और मैं जल्दी से उस पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है, क्योंकि छलावा किसी के मरने के बाद ही उसका रूप धारण करता है। तभी थोड़ी देर बाद आरव कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अब सुबह हो गई है और दिन के वक्त छलावे दिखाई नहीं देते। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने हम सभी को हाईवे के मुख्य सड़क नेशनल हाईवे तक के छोड़ा। हम सभी लोग बहुत दुखी थे कि आरव और उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।